तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अभी हमने क्लासरूम एनवायरनमेंट के बारे में बात करनी है और एनवायरनमेंट एक माहौल है और माहौल किस चीज़ से बनता है? माहौल के अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं जैसे आबो-हवा है, हमारे माहौल में हमारे आबो-हवा है, जंगलात हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, स्कूल्स हैं, घर हैं, कॉलेजेस हैं, ये हमारा माहौल एक तरतीब देता है, ठीक है? तो क्लासरूम के अंदर जो है उसके अंदर भी एक माहौल है और वो माहौल किस तरह बनेगा? वो माहौल भी ऐसे ही बनता है जब हम अपने क्लास के सराउंडिंग्स में देखते हैं। तो क्लास में हम अभी तक जब सिस्टम की बात कर रहे थे जो इंस्ट्रक्शन सिस्टम था, तो इंस्ट्रक्शन सिस्टम के अंदर हमने आइडेंटिफ़ाई किया था कि 2 बड़े इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स हैं, एक उस्ताद है और एक शागिर्द है। लेकिन उस्ताद और शागिर्द किस जगह पर हैं, वो भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। किस माहौल में वो एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं? क्या वो एक पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं? क्या वो एक नदी के किनारे बैठ के पढ़ रहे हैं? या क्या वो बाज़ार में बैठ के पढ़ रहे हैं? आप ज़रा इन तीनों जगहों पे देखो, जब आप इन जगह पे बैठ के उस्ताद के साथ पढ़ेंगे, तो पढ़ाई कोई नहीं होनी। अब बाज़ार में आपको उस्ताद बैठ के पढ़ा तो नहीं सकता। क्यों? वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर लोगों की जो है वो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल इसी तरीके से आप अगर राह चलते हुए पढ़ रहे हैं तो वो जो नए-नए व्यूज़ आते हैं उससे भी इंसान डिस्ट्रैक्ट होता है डिस्ट्रैक्शंस की वज़ह से। लिहाज़ा ज़रूरी था कि इंसान को एक छोटी जगह पर एक चारदीवारी के अंदर उसको बिठाया जाए ताकि वो बाहर वाली चीज़ों से ज़रा आउट ऑफ टच हो जाए। इसको हमने कहा था कि ये क्लासरूम है। अब क्लासरूम के लिए ज़रूरी है जहाँ पर एक बाउंड्री वॉल होगी वो भी अच्छा क्लासरूम है। उसके अंदर लाइट होनी चाहिए, उसके अंदर फर्नीचर होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, सर्दियों में हीटर होने चाहिए। लिहाज़ा ये सारी की सारी चीज़ें क्लास के माहौल को तरतीब देती हैं। तो इसको कहते हैं क्लासरूम एनवायरनमेंट। लेकिन क्लासरूम एनवायरनमेंट फिर खाली ये तो नहीं है। क्लासरूम एनवायरनमेंट इसको तो हम कहते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट यानी क्लासरूम के अंदर टेबल्स पड़े हैं, चेयर्स पड़ी हैं, डेस्क है, ब्लैक बोर्ड है, मार्कर्स है, ये सारी की सारी चीज़ें फिजिकल हैं, जिनको कि आप टच कर सकते हैं। ये फिजिकल एनवायरनमेंट है। लेकिन एनवायरनमेंट की एक और बड़ी इम्पोर्टेंट टाइप जो है उसको कहते हैं इमोशनल एनवायरनमेंट। इमोशनल एनवायरनमेंट एक ऐसी एनवायरनमेंट है जिसको हाथ नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उसको महसूस किया जाता है, वो महसूस होता है। मिसाल के तौर पर उस्ताद का और शागिर्द का आपस में ताल्लुक कैसा है? क्या शागिर्द उस्ताद पे ट्रस्ट करते हैं? क्या उस्ताद अपने बच्चों पे ट्रस्ट करता है? क्या वो दोनों पार्टीज़ मिलकर एन्जॉय करती हैं अपने काम को? क्या उनमें कोई लड़ाई-झगड़ा तो नहीं है? अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है? लिहाज़ा टीचर अपने स्टूडेंट को रिस्पेक्ट देता है कि नहीं? स्टूडेंट्स अपने टीचर को कैसे देखते हैं? ये सारी की सारी चीज़ें एनवायरनमेंट है। इसको कहते हैं इमोशनल एनवायरनमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको याद होगा हमारे वो टीचर्स जो सख्ती किया करते थे और अथॉरिटेरियन थे, अथॉरिटी इस्तेमाल किया करते थे, बच्चे ज़रा उनसे दूर-दूर रहते थे। लेकिन वो वाले टीचर जो परमिसिव थे और बच्चों की बातें सुनते थे और उनको एप्रिशिएट ज़्यादा करते थे, सोशलाइज़ ज़्यादा करते थे, बच्चे उनसे ज़्यादा प्यार करते थे। और जब ये वाले बैरियर्स ख़त्म हो जाएँ तो एक उस्ताद और शागिर्द ज़्यादा अच्छे तरीके से एक-दूसरे को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और अपने इंस्ट्रक्शन को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। देखो बात बड़ी आसान सी है। टीचर जब स्टूडेंट के साथ सोशलाइज़ करता है, उसके साथ बातचीत करता है, उसके साथ जो है वो डिस्कशंस करता है, तो उसके नतीजे में 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये फ़ायदा होता है कि टीचर को समझ आना शुरू हो जाती है बच्चों की और बच्चों को समझ आना शुरू हो जाती है टीचर्स की और वो जो खौफ होता है, वो जो खौफ की एक फ़ज़ा होती है वो ख़त्म होती चली जाती है। लिहाज़ा उनका एक इमोशनल एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है कि स्टूडेंट और टीचर ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो अभी हमने 2 किस्म के एनवायरनमेंट्स की बात की, एक फ़िज़िकल एनवायरनमेंट की बात की और एक हमने इमोशनल एनवायरनमेंट की बात की। तो पॉज़िटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट कौन-सा होगा? एक ऐसा क्लासरूम एनवायरनमेंट पॉज़िटिव होगा जिसमें जो फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी ज़रूरी हैं। कुर्सी अच्छी हो, मेज़ अच्छी हो, डेस्क अच्छा हो, अ, बोर्ड अच्छा हो, कूलिंग का सिस्टम हो, हीटिंग का सिस्टम हो, खिड़कियाँ, दरवाज़े हों, रोशनी का सिस्टम हो। लिहाज़ा इसको जो हम कहेंगे तो अच्छी क्लास के अच्छे पॉज़िटिव एनवायरनमेंट के अंदर अच्छी फ़िज़िकल एनवायरनमेंट,
और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए कि अच्छी इमोशनल एनवायरनमेंट हो क्लासरूम के अंदर। बच्चे एक-दूसरे से डरे नहीं, बच्चे एक-दूसरे के साथ ऐसे ना एंगेज करें फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक बच्चे को अगर बाकी क्लास जो है वो बुली करती है, उसको तंग करती है, तो उस बच्चे के लिए वो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, वो बच्चा वहाँ नहीं सीख सकेगा। क्योंकि बच्चे की सारी तवज्जो दूसरे स्टूडेंट्स की तरफ होगी कि मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, मुझे छेड़ रहे हैं, लिहाज़ा वो हेज़िटेंट होगा, वो उस क्लासरूम से लर्न नहीं करेगा। तो एक ऐसा पॉज़िटिव एनवायरनमेंट, एक ऐसा इमोशनल एनवायरनमेंट है जो कि जिसमें कि एक बच्चा जो है पूरे इन्हमाक से बगैर डर, खौफ के, ट्रस्ट के एनवायरनमेंट में अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकता है और आइडियाज़ वो कल हम सोक्रेट्स की बात कर रहे थे और हमने कहा था कि सोक्रेट्स के जो वो डायलॉग को प्रमोट करता था, तो वो जो डायलॉग्स थे वो क्या थे? डायलॉग तो उसी सूरत में स्टूडेंट और टीचर का होगा जब कि दोनों आपस में एक-दूसरे के साथ शेयर कर सकें, जो वो समझ रहे हैं, जो उनके ज़हन में बात है, वो एक-दूसरे को कर सकते हैं। लेकिन अगर फ़ासला इतना ज़्यादा हो जाए कि टीचर बच्चों की बात सुनने को तैयार नहीं हो, स्टूडेंट डर के मारे टीचर से बात नहीं कर सकते, तो ये एक नेगेटिव एनवायरनमेंट हो जाएगी, पॉज़िटिव नहीं होगी। लिहाज़ा हम इस चीज़ के बारे में बेटे आज पढ़ने जा रहे हैं और इसको हम देखते हैं कि अभी मैंने जो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है, वो ये कि फ़िज़िकल एनवायरनमेंट कैसे बनती है, इमोशनल एनवायरनमेंट कैसे बनती है और सेल्फ एस्टीम क्या चीज़ है। तो सेल्फ एस्टीम किसको कहते हैं, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फिज़िकल एनवायरनमेंट की। तो फिज़िकल एनवायरनमेंट में मैंने आपसे बताया कि जब कभी भी आपको फिज़िकल एनवायरनमेंट के बारे में अंडरस्टैंड करना है, तो ये हर वो चीज़ है जिसको कि आप फिज़िकली टच कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेज़ है, कुर्सियाँ हैं, बोर्ड्स हैं, अब इनको हम कैसे अच्छा एनवायरनमेंट को कैसे बनाएँ? तो अच्छा एनवायरनमेंट ऐसे बनेगा जब वो मेज़ कुर्सियाँ किसी तरतीब से पड़ी होंगी, बेतरतीबी पड़ी हुई तो फिर तो वो कूड़-कबाड़ है। लेकिन वो मेज़ कुर्सी हमने पढ़ने के लिए बनाई है और पढ़ने के लिए यूटिलाइज़ करनी है, तो एक अरेंजमेंट ज़हन में आती है कि क्लास में डेस्क की अरेंजमेंट कैसे की जाएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रा गौर करो कल वाले लेक्चर के ऊपर तो हमने कहा था कि जो प्रोमोट लर्निंग है उसमें टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को एंगेज करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। तो अगर बच्चों ने ग्रुप्स में काम करना है तो टेबल्स की अरेंजमेंट किसी और तरीके से होगी। लेक्चरिंग के लिए अरेंजमेंट टेबल, डेस्क और चेयर की किसी और तरीके से होगी। तो ये तो क्लासरूम का जो टीचर जो था वो लेकर आया था आइडिया पढ़ाने के लिए, ये उस पे डिपेंड करता है कि क्लासरूम की अरेंजमेंट को कैसे करना है। हमारे क्लासरूम्स के अंदर यूजुअली जो है वो सब बच्चे जो हैं वो टीचर को ही फेस कर रहे होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि वो टीचर सेंटर्ड एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात जब आपको ग्रुप एक्टिविटीज़ करानी पड़ती हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी करानी पड़ती है, तो आपको डेस्क अरेंजमेंट चेंज करना पड़ता है और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब आप अरेंजमेंट चेंज करेंगे तो आपकी फ़िज़िकल एनवायरनमेंट बेहतर हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट है। अब कौन सा स्टूडेंट किधर बैठेगा ये जानना कितना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा जो है वो ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अपनी कॉपी पे, बुक पे तवज्जो नहीं देता, तो बेहतर यही था ना कि टीचर के करीब बैठ जाता। बेहतर यही था कि उसको खिड़की से दूर बिठाया जाता है क्योंकि वो खिड़की से बाहर देखता रहता है। उसको दरवाज़े के सामने ना बिठाएँ क्योंकि दरवाज़े से जब कोई गुज़रता है वो किताब से नज़रें उठा कर उसको देखना शुरू कर देता है। लिहाज़ा हमने इस बच्चे को किसी ख़ास जगह पर प्लेस करना है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि शोर-शराबे से परेशान होते हैं, तो उसको ऐसी जगह पे बिठाएँ जहाँ पर के शोर कम हो, लिहाज़ा बच्चों की प्लेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी एक दफ़ा ग़ालिबन आपसे ज़िक्र किया था कि अगर एक बच्चे की हाइट छोटी है, तो उसको बिल्कुल क्लास में पीछे बिठाने का तो कोई मकसद नहीं है। तो या बिल्कुल इसी तरीके से बहुत लंबे बच्चों को आप सबसे आगे बिठा देंगे, तो पीछे वालों की तो नज़र नहीं आएगा उनको, लिहाज़ा ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट को प्लेस कैसे करना है। क्लासरूम की डेकोरेशन का ख़्याल रखना है। डेकोरेशन क्लास की क्या होती है? डेकोरेशन की क्लास क्लास की डेकोरेशन ये होती है कि क्लास में ऐसा मटीरियल मौजूद हो, जिससे बच्चा जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सके, सीख सके। अब इसमें कई तरह के आइडियाज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टीचर्स जो हैं, वो क्लासरूम के अंदर ऐसा मटीरियल अप्लाई करते हैं, जिसका ताल्लुक सिलेबस के साथ होता है और वो ताकि बच्चे उसको देखकर रिवाइज़ करते रहें या अटेंशन उसको देकर कुछ ना कुछ जो है अपनी विजुअल लर्निंग से उस चीज़ के बारे में सीख सकें। इसके अलावा कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि वो क्लास में वो काम लगाते हैं जो बच्चा खुद से करके लाता है और क्रिएटिव वर्क होता है उसका। तो वो जो क्रिएटिव वर्क होता है जब वो नोटिस बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले किया जाता है तो वो बच्चे के कॉन्फिडेंस के अंदर इज़ाफ़ा करता है और बच्चा
एंजॉय करता है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होता है जब सारे बच्चे आके उसके काम को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, जब टीचर उसके काम को अप्रिशिएट करते हैं। तो ये मल्टीपल किस्म के इसके फ़ायदे हैं। क्लास के अंदर जो इन्फॉर्मेशन लगाई जाती है, ये जो डिस्प्लेज़ लगाए जाते हैं, उनके पीछे रीज़न यही है कि हम देख के सीखते हैं, हम विजुअल लर्नर्स भी तो हैं। लिहाज़ा विजुअल लर्निंग के लिए भी विजुअल लर्निंग एक एंगल हो गया और दूसरा एंगल क्या हो गया कि जिसमें बच्चे जो है वो कर पाएँगे अपने काम के डिस्प्ले कर पाएँगे। तीसरी जो चीज़ है म्यूज़िक इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर अमूमन म्यूज़िक का इस्तेमाल जो है वो बड़ा इफ़ेक्टिव और बड़ा फ़ायदेमंद होता है। आपको याद होगा जब आप छोटी एजेस के थे तो टीचर्स जो थे एक राइम टाइम हुआ करता था। एबीसी बच्चों को वैसे तो याद नहीं होती थी लेकिन जब वो रिदम के साथ और म्यूज़िक के साथ एबीसी पढ़ा करते थे, तो उनको एबीसी उस ट्यून में याद हो जाती थी। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा कौमी तराना हम जब सबके साथ पढ़ते थे तो हमें बहुत अच्छा हम पढ़ लेते थे और अगर हम अकेला पढ़ना चाहें तो हमें शायद हम किसी जगह पर अटक भी जाएं तो इससे क्या पता चला इससे पता चला कि म्यूजिक से भी लर्न किया जाता है रिदम से भी लर्न किया जाता है लिहाजा ये जो रिदमिक अंडरस्टैंडिंग है ये हमारी लर्निंग में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और म्यूजिक के बहुत एडवांटेजेस भी हैं बहुत सारे इसके एडवांटेजेस इस तरीके से हैं कि हम एक सेट पैटर्न के तहत बच्चों को बहुत सारी ऐसी बातें सिखा सकते हैं जो अदरवाइज वो इतना कन्वीनियंटली नहीं सीख पाता था। अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अब मैं आपके साथ कुछ क्लासरूम अरेंजमेंट्स की बात कर लेता हूँ कि अगर नाउ दिस इज कॉल्ड डेस्क इन ग्रुप विद स्टूडेंट फेसिंग ईच अदर कैन हेल्प स्टिमुलेट स्टूडेंट डिस्कशन। अब हमारा एक टीचिंग मेथड था डिस्कशन का तो डिस्कशन जब भी होगी तो आमने सामने आपने बैठना है एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को फेस करना है एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को फेस करना है ये देखो एक ग्रुप यहाँ पर बैठा हुआ है एक ग्रुप यहाँ पर बैठा है ये ग्रुप्स मुख्तलिफ ग्रुप्स में टीचर ने अरेंज कर दिया अब यहाँ पर एक और चीज़ देखें, चेयर्स आपको प्लास्टिक की नज़र आ रही हैं और मेज़ भी हल्के-हल्के से हैं। ये क्यों है ऐसा? इसलिए कि ताकि टीचर इनको अरेंज कर सके, बार-बार इनको अरेंज कर सके। अगर अभी इस पोज़ीशन में बिठाया हुआ है, तो फिर किसी और पोज़ीशन में बिठाएगा। इसके अलावा आप ये देखें, यहाँ पर गौर करें, ये एक और टेबल पड़ा हुआ है, जो कि राउंड टेबल है। अब राउंड टेबल में सब बच्चे एक-दूसरे की तरफ मुँह करके देख सकते हैं। लिहाज़ा राउंड टेबल का एक कॉन्सेप्ट है, इस टेबल का कुछ कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस वक़्त इस क्लासरूम की अरेंजमेंट कैसी है? इसकी जो है वो डिस्कशन के लिए इसको अरेंज किया यानी एक ग्रुप आपस में डिस्कस कर रहा है, दूसरा ग्रुप डिस्कस कर रहा है, तीसरा, चौथा, ये चारों ग्रुप्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ डिस्प्लेज़ नज़र आ रहे हैं। ये देखें ये एक डिस्प्ले है, ये ऊपर देखें ये सारे के सारे डिस्प्लेज़ हैं, जो कि क्लासरूम डेकोरेशन में अभी हमने देखा, ये सारे के सारे डिस्प्लेज़ हैं। इनका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि बच्चा जो है वो जब दाएँ-बाएँ देखेगा तो वहाँ पर भी उसके लर्न करने के लिए कुछ चीज़ होगी और वो सीखेगा। लिहाज़ा ये हमारे पास एक ऐसी अरेंजमेंट होगी जिसमें कि बच्चे जो हैं ग्रुप की सूरत में बैठे काम करें। आप ज़रा यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर टीचर बैठा है, ये टीचर का बोर्ड है और सब बच्चों का मुँह जो है वो एक तरफ है। सिंगल या डबल रो ये सारे के सारे सिंगल रोज़ हैं। देख रहे हैं आप ये सिंगल रोज़ में पड़े हो। बाज़ औक़ात ये डबल रोज़ भी होती है यानी 2 बच्चे इकट्ठे बैठ जाएँ, 2 बच्चे इकट्ठे बैठ जाएँ। अब वो 2 बच्चों को इकट्ठा बिठाना उसका फ़ायदा भी है और उसका फ़ायदा ये है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे का काम को देखकर अपना काम ठीक कर लेता है और लर्न कर लेता है। अब ज़रा गौर कीजिए आप, ये आपको बोर्ड नज़र आ रहा है और ये टीचर का डायस है जहाँ पर टीचर खड़ा होके लेक्चर देता है और ये सब लोग रोज़ में बैठे हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस क्लासरूम में क्या होने वाला है, इसके अंदर लेक्चर होने वाला है, इसके अंदर डेमॉन्स्ट्रेशन भी हो सकती है और लेक्चर भी हो सकता है क्योंकि सभी लोगों ने एक तरफ मुँह किया हुआ है। क्या नहीं हो सकता यहाँ पर डिस्कशन नहीं हो सकती क्योंकि हर बच्चा जो है वो उसकी नज़र जो है वो टीचर पर है, आपस में एक-दूसरे से वो डिस्कस इसीलिए तो टीचर कहता है कि लुक एट मी मेरी तरफ अटेंटिव हो, जब सारे एक ही तरफ देखेंगे तो वो टीचर से वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो के लिए उनके लिए रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर देखिए इसको कहते हैं यू शेप्ड अरेंजमेंट। यू शेप अरेंजमेंट में क्या हो रहा है देखें ज़रा, ये एक टेबल्स हैं और इनको यू की तरह जो है वो लगाया गया है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि देखो यहाँ टीचर अगर सेंटर में खड़ी है, तो यहाँ से इधर भी जा सकती है, इसके पास भी जा सकती है, इसके बाद कितने आराम से जा सकती है। लेकिन ज़रा यहाँ पे गौर करो, जो बच्चा यहाँ बैठा था इस जगह पर, टीचर ने वहाँ से चलना था और लोगों के बीच में से गुज़र के आना था और फिर इस तक पहुँचना था। और ये भी इमेजिन करो कि अगर ये 2-2 और 3-3 बच्चे इकट्ठे साथ-साथ बैठे होते तो कितना मुश्किल होता था कि अगर टीचर ने इस बच्चे तक अप्रोच करना था। तो टीचर की अप्रोच को फैसिलिटेट करता है नंबर 1 ये वाली अरेंजमेंट।
नंबर 2 ये क्या करती है, इसमें बच्चे एक दूसरे को भी देख पा रहे हैं और ये बहुत अच्छी अरेंजमेंट है। और तीसरी जो इसमें चीज़ है वो ये कि किसी की विज़न जो है वो दूसरे की वज़ह से डिस्टर्ब नहीं हो रही। कोई किसी के आगे नहीं बैठा, सबको टीचर एक जैसा ही नज़र आ रहा है। किसी को टीचर सामने से नज़र आ रहा है, किसी को टीचर साइड से नज़र आ रहा है, लेकिन टीचर उन तक पहुँच भी आराम से सकता है और स्टूडेंट जो है वो डायरेक्टली टीचर को देख भी सकते हैं बगैर इंटरप्शन के। एक और अरेंजमेंट है, इसको कहते हैं वर्क स्टेशन अरेंजमेंट। जब बच्चों को छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स दे दिए जाते हैं और उन प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने काम करना होता है, तो अब क्या होता है कि बच्चों को टेबल का अरेंजमेंट हमने बदला लिया। देखिए ये क्लासरूम है, ये वही वाले क्लासरूम है। इन्हीं मेज़ों को सीधा करके तो आप अभी जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने देखा कि आप यू शेप भी बना सकते हैं। इन्हीं टेबल्स को आप जो है वो सिंगल फाइल में भी चेयर्स लगा सकते हैं, जिसको ट्रेडिशनल क्लासरूम कहा जाता था, जिसमें सबका मुँह एक तरफ होता है। वो ट्रेडिशनल क्लासरूम था। तो ये वाला जो क्लासरूम अरेंजमेंट है, ये वर्क प्रोजेक्ट्स हैं, ये बेसिकली आपको लैबोरेटरीज़ के अंदर आपको ये वाला काम करने का मौका मिलता है, जब आप बैठ के एक जो है अपना काम कर सकते हैं और एक-दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो डेस्क अरेंजमेंट में सिर्फ़ चंद बातों का आपने ख़्याल रखना है। नंबर 1 जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि सीटिंग अरेंजमेंट कोई भी सीटिंग अरेंजमेंट हो, वो सारा काम इंक्लूसिव होना चाहिए। अब इंक्लूजन का क्या मतलब है? इंक्लूजन का मतलब ये है कि बच्चे जो मुख्तलिफ एबिलिटीज़ के साथ हैं, उनके पास इक्वल मौका होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बच्चा देख नहीं सकता, तो आपका डेस्क अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसको ऐसी जगह पर बिठाएँ जहाँ से उसके देखने की सहूलत हो। एक बच्चा जो सुन नहीं सकता, उसको ऐसी जगह पे बिठाएँ जहाँ पर वो आपको लिप रीडिंग कर सके या आपके इशारों को देख सके। एक बच्चा जो फिज़िकली चल नहीं सकता, तो उसके लिए क्लास में ऐसी जगह रखी जाए जहाँ पर उसको चलने की ज़्यादा ज़हमत ना करनी पड़े और वो आराम से फैसिलिटेट होकर अपने काम कर सके। तो इसको कहते हैं इंक्लूजन। तो इंक्लूसिव से मुराद ये है कि आपने हर एबिलिटी वाले बच्चे को इंक्लूड करना है। हर एबिलिटी वाले बच्चों को नहीं, जिसके अंदर देखने की सलाहियत की कमी थी, उसको भी इंक्लूड करना है, जो बात नहीं कर सकता, जो चल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, ये चिल्ड्रन विद मुख्तलिफ ये चिल्ड्रन विद डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं। इनकी एबिलिटीज़ डिफरेंट है। अब क्योंकि आप हमारे स्पेशल एजुकेशन के नए स्टूडेंट्स हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है। हमने डिसेबिलिटी के लफ्ज़ को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ये डिसेबिलिटी का लफ्ज़ अब हम यूज़ नहीं करेंगे। कभी इसको यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज़ हर शख्स में एबिलिटी है। तो हम उन्हें कहेंगे कि चिल्ड्रन विद डिफरेंट एबिलिटीज़, इनके अंदर ख़ुसूसियात हैं, लेकिन कौन-सी ख़ुसूसियात हैं जो हमसे स्लाइटली डिफरेंट हैं, लेकिन वो फिर भी एबिलिटीज़ हैं। देखो मेरे अंदर एबिलिटीज़ आपकी एबिलिटीज़ से डिफरेंट हैं। मैं नहीं भाग सकता, आप भाग सकते हैं। मैं वज़न नहीं उठा सकता, आप वज़न उठा सकते हैं। मैं 4 किताबें पढ़ सकता हूँ, हो सकता है आप 6 किताबें पढ़ लें, ठीक है? मैं जो है वो सिंगिंग कर सकता हूँ, हो सकता है आप सिंगिंग ना कर सकें। हो सकता है कि आप ऐनक के बगैर पढ़ लें, मैं ऐनक समेत पढ़ता हूँ। तो हम दोनों के अंदर एबिलिटीज़ हैं, लेकिन डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं। बिल्कुल हमें ये रियलाइज़ करना है कि चिल्ड्रन विद डिफरेंट एबिलिटीज़ को जब एक रेगुलर क्लासरूम के अंदर अपनी अरेंजमेंट्स को चेंज करके मैनेज किया जाएगा, तो हम उसको कहेंगे कि एक इंक्लूसिव सेटअप है। इसमें बच्चे की नीड्स को मीट करने के लिए इकदामात किए गए हैं। और इसके अलावा ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात की, उसने कहा कि क्लासरूम के अंदर सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। हर बच्चा शोर-शराबे में काम नहीं कर सकता। कुछ बच्चों को खामोशी चाहिए काम करने के लिए। तो ये टीचर को ये भी बात ज़हन में रखनी है कि हम अपनी क्लास के अंदर कोई ऐसा कॉर्नर भी रखें, जहाँ पर के क्वाइटनेस हो, खामोशी और हमारे बच्चे जो हैं, वो उस जगह का बेनिफिट उठा सकें। स्टूडेंट प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपसे काफ़ी डिटेल में बात की कि किस बच्चे को करीब बिठाना है, किस बच्चे को दूर बिठाना है। कुछ बच्चे जो हैं वो अपना काम जल्दी कर लेते हैं, जब वो अपना काम जल्दी कर लेते हैं, फिर वो दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। लिहाज़ा उस बच्चे के लिए आपने काम को भी बढ़ाना है, उसको थोड़ा-सा ज़्यादा काम देना है और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक बच्चा जो कि एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, उसके साथ एक ऐसा बच्चा बिठा दिया जाए जो उतना अच्छा नहीं है। लिहाज़ा दोनों की आपस में लर्निंग की नेचर ये हो जाएगी कि एक-दूसरे से वो सीखना शुरू कर देंगे, जिसको आता होगा वो दूसरे को ऑटोमैटिकली सिखाना शुरू कर देगा और ये एक पीयर ट्यूटरिंग हो जाएगी और एक-दूसरे को वो सीखते-सिखाते रहेंगे। तो अब आप ये ज़हन में रख लें ये बात कि जो हमारा स्टूडेंट है, उसको जो प्लेस करना है, वो तभी हो सकती है उसकी प्लेसमेंट अगर टीचर उसके बारे में जानता है।
अगर टीचर उसके बारे में जानता ही नहीं है तो उसको प्लेस कैसे करेगा? इसलिए स्टूडेंट की नीड्स के बारे में जानना, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स के बारे में जानना, ये एक टीचर का प्राइमरी जॉब है। तभी तो वो प्लान करता है उसके लिए, तभी तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन करता है और आखिर में उनको एग्ज़ीक्यूट करता है। तो ये स्टूडेंट प्लेसमेंट के बारे में आप ज़हन में रखें। डेकोरेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे डिस्प्ले वर्क हैं जो कि क्लासरूम के अंदर किए जाते हैं, पोस्टर की सूरत में भी हो सकते हैं और उसके अलावा जो है वो ड्राइंग्स की सूरत में हो सकते हैं, पिक्चर्स की सूरत में हो सकते हैं, हैंड राइटिंग्स की सूरत में हो सकते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये होता है, टू फोल्ड फ़ायदा है इसका कि बच्चे विजुअल लर्निंग से भी सीखते हैं और उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है जी कि जो अपना काम को डिस्प्ले होते हुए उन्हें नज़र आता है। यहाँ पर एक और चीज़ जो हमें देखने में आई है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर अ, अगर प्लांट्स हों या कोई पेट्स हों तो वो भी बच्चों के लिए एक बड़ा सूदिंग इफेक्ट है। रिसर्च ने बार-बार साबित किया है, इंसान और पेट्स के दरमियान एक रिश्ता एक बड़ा सैटिस्फाइंग किस्म का रिश्ता है और बच्चों की बहुत सारी एबिलिटीज़ जो हैं, वो ग्रूम हो जाती हैं व्हेन दे कीप पेट्स, जब उनके पास पेट्स होते हैं। तो प्लांट्स अगेन एक ग्रीनरी के अलावा एक इसका एक बहुत अच्छा जो है फीलिंग है जो कि अगर क्लासरूम में मौजूद हो तो बच्चे उसको भी एंजॉय करते हैं। लिहाजा प्लीज़ याद रखिए कि ट्राई टू डू व्हाटएवर लिटिल इज़ पॉसिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ योर स्टूडेंट्स। अपने स्टूडेंट्स की ज़रूरियात को देखिए। यू आर द प्रोस्पेक्टिव टीचर्स, तो वन डे यू विल हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो अपने जहन को ओपन रखिए कि ये चीज़ें भी हम कर सकते हैं फॉर अ डिफरेंट वैरायटी, फॉर द सेक ऑफ सम स्टूडेंट्स जो कि इन चीज़ों को बेनिफिट कर सकते हैं। तो म्यूज़िक इन द क्लासरूम के बारे में लिखा हुआ है कि जी इसको हम एज़ अ रिवॉर्ड कर सकते हैं, पॉजिटिव मूड्स में तब्दीली ला सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूज़िक की जो बीट है वो आपकी हार्ट बीट को इंक्रीज़ कर देती है। जब एक बच्चे बिल्कुल ड्राउज़ी हो रहे हैं और बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो छोटा-मोटा म्यूज़िक, थोड़ी-सी पोएम उन बच्चों को एनर्जाइज़ कर देगी। उनके अंदर एक रिवाइवल हो जाएगा एनर्जी का। और वो रिवाइवल का एनर्जी फिर अच्छा स्मार्ट टीचर जो है उनकी इस एनर्जी को यूटिलाइज़ करता हुआ उनको मज़ीद लर्निंग की तरफ डायरेक्ट कर सकेगा। तो ऑल आई मीन टू से कि म्यूज़िक थेरेपी के बारे में आपने सुना होगा। म्यूज़िक को एक थेरेपी के तौर पर भी इस्तेमाल किया। इसका बड़ा सूदिंग इफ़ेक्ट हो सकता है इंसान के माइंड के ऊपर। लिहाज़ा बीइंग अ टीचर वी नीड टू अनकवर ऑल दीज़ डिफरेंट एंगल्स जो कि हमारे किसी एक बच्चे के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होंगे क्योंकि हम एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। तो बाज़ औक़ात म्यूज़िक के साथ सभी बच्चे एन्जॉय करते हैं, लिहाज़ा एट टाइम्स स्टूडेंट्स कैन बेनिफिट आउट ऑफ सच एक्टिविटीज़। और ये जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम अपने स्कूल्स कॉलेजेस में करते हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन कर लिया या तकरीरी मुकाबला कर लिया, इस तरीके के जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें बच्चे को एक पार्टिसिपेटरी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें वो पार्टिसिपेट करके अपनी उन एबिलिटीज़ का इज़हार कर सकते हैं, जो कि हमें क्लासरूम में नज़र नहीं आते। आपने कभी गौर किया होगा कि एक हमारी क्लास का एक आम सा बच्चा, एक ऑर्डिनरी सा बच्चा, उसकी आवाज़ हो सकता है बहुत प्यारी हो और वो बहुत अच्छा गाता हो और बड़े-बड़े पोज़ीशन होल्डर से वो अच्छा गाना गा रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से एक बच्चा जो है वो तिलावत बहुत अच्छी गा रहा है, एक बच्चा जो वो एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, एक बच्चा डांस बहुत अच्छा करता है। सो बिलीव इट कि हर बच्चे के अंदर एक स्पेशल हिडन टैलेंट है और वो अपने इस टैलेंट को दिखाना चाहता है और तो उसके लिए जब आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, तो यू विल रियलाइज़ कि द चिल्ड्रन विल नॉट ओनली ग्रूम एज़ अ पर्सन बल्कि उनका जो सेल्फ एस्टीम है, जो उनकी ज़ाती सोच है अपने बारे में, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है और वो ग्रूम हो जाते हैं और दे बिकम कॉन्फिडेंट पीपल, कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स। तो मूविंग अहेड, अब इसके बाद मेरे पास एक और चीज़ है जिसको हमने इमोशनल एनवायरनमेंट का नाम दिया था। तो इमोशनल एनवायरनमेंट क्या चीज़ है? इमोशनल एनवायरनमेंट बेसिकली एक ऐसी एनवायरनमेंट है जिसके अंदर एक टीचर जो है वो बच्चों को एंगेज करता है इन द वे कि वो उसके साथ एसोसिएट रहते हैं, उस पे ट्रस्ट करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं एंड वाइस वर्सा, और टीचर उनकी रिस्पेक्ट करता है और एक हार्मनी होती है और वो इस तमाम चीज़ों को पार्टिसिपेटरी अंदाज में एन्जॉय करते हैं। इमोशनल एनवायरनमेंट जैसे मैंने आपको पहले बताया फिजिकल एनवायरनमेंट की तरह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
आपके पास जस्ट इमेजिन एक बहुत खूबसूरत क्लासरूम है और टीचर ने आके आपको बस मार कुटाई करनी है और आपको डाँटना ही है, तो वहाँ पर आपका बैठने को दिल नहीं करेगा। सो जहाँ पर फिज़िकल एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर इमोशनल एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। इमोशनल एनवायरनमेंट में इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट, इंसान के इज़्ज़त-ए-नफ्स का ख़्याल रखा जाता है। बच्चे की कोई भी एबिलिटीज़ हैं लेकिन यू हैव टू रिस्पेक्ट इट, और जब आप उसको रिस्पेक्ट करते हैं तो बच्चे की जो असल पर्सनैलिटी है वो अनफोल्ड होती है और वो अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ और अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है वो आगे लेकर चलता है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के बारे में ज़िक्र किया गया है, जैसे एक लिखा हुआ है एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स, और दूसरा है एस्पर्जर सिंड्रोम। अब ये दोनों कुछ ऐसी कंडीशन है जिनका ताल्लुक लर्निंग के साथ है। लेकिन लर्निंग के साथ ताल्लुक होने के नाते हमारे ये वाले बच्चों के अंदर हो सकता है कि कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी हों, लाइक टिक के नहीं बैठते, एक जगह पे ज़्यादा देर के लिए फ़ोकस नहीं कर पाते, लैंग्वेज अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नहीं है, या उसके अलावा वो सोशली एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करते, या वो ज़िद करते हैं मैंने इधर ही बैठना है, ज़िद्दी हैं। तो ऐसे तमाम केसेज़ में इमोशनल एनवायरनमेंट का ख़्याल रखना पड़ता है। तो टीचर ने ये सोचना होता है कि मैं इसके इस बिहेवियर को किस तरीके से एंगेज करूँ। मुझे इसकी कितनी बातें माननी है और कितनी बातों के आगे मैंने स्ट्रिक्टली इसको नो करना है। द टीचर नीड टू नो कि मेरा डिसिप्लिन भी ना खराब हो, मेरे क्लास के रूल्स भी खराब ना हो, लेकिन उसके ज़हन में ये बात भी है कि मैं इस बच्चे को नो नहीं कर सकता, मुझे इस बच्चे को आगे लेकर चलना है और ये मेरी ज़िम्मेदारी है। तो जब आप इस एहसास के साथ काम करते हैं तो खुद ही रास्ते बनते चले जाते हैं, और एक स्टूडेंट जो है वो चाहे किसी भी नीड्स के साथ हो, टीचर उसको क्लासरूम में अच्छे इमोशनल एनवायरनमेंट में मैनेज करने की कोशिश करता है। अ, बच्चे ये आज भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इट्स वेरी वाइटल टू नो कि आप कौन हैं, आप क्यों हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपने बच्चों से क्या पूछना है, बच्चे आपसे क्या पूछना चाहते हैं, और आप उनके लिए क्या कुछ कर सकते हो और आप क्या नहीं कर सकते, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास इन सवालों का जवाब है, तो आप एक क्लासरूम के इमोशनल एनवायरनमेंट के बारे में मैनेज कर सकते हो। कौन है, किसके लिए क्या, कितना करना है और क्या बाउंड्री लाइन है, उससे आगे हमने नहीं जाना है। ये सारी चीज़ें टीचर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है और अंदाज़े नहीं लगाए जा सकते। ये प्री डिटरमिन होना चाहिए। आप एक व्हाइल यू आर प्लानिंग यू शुड हैव ऑल दीज़ थिंग्स प्लान्ड, कि हमारी क्लास में एक ऐसा बच्चा भी है, एक ऐसा बच्चा भी है, एक ऐसा बच्चा, उनकी ज़रूरत, उनके इमोशनल नीड्स के बारे में यू नीड टू लर्न। अच्छा, एक कुछ यहाँ पर स्ट्रैटेजीज़ आपके सामने ज़ाहिर की गई हैं। इन स्ट्रैटेजीज़ में देखिए हम कैसे कर सकते हैं। लिखा हुआ है ग्रीट स्टूडेंट्स पर्सनली। स्टूडेंट्स को पर्सनली ग्रीट करें, उनको हेलो करें, हाय करें, वेलकम करें। बच्चा जो है वो आपके साथ सोशली, इमोशनली अटैच हो जाएगा। आई कॉन्टैक्ट दें, बच्चों की तरफ देखें, और उसके अलावा आप उनके साथ रूल्स और रूटीन्स के ऊपर नेगोशिएट करें, उन्हें कहें कि ये काम ऐसे रूल्स को ज़रूर आप इम्पोज़ करें, उनके पॉज़िटिव बिहेवियर्स को ज़रूर एक्सेप्ट करें। हमारे यहाँ ये ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि हम बच्चों के नेगेटिव बिहेवियर्स को तो ज़रूर हाइलाइट करते हैं, उनकी पॉज़िटिव चीज़ को हाइलाइट नहीं किया जा सकता। तो अगर आप पॉज़िटिव चीज़ को हाइलाइट करेंगे तो उनके पॉज़िटिव बिहेवियर ज़्यादा होंगे, और जब आप नेगेटिव को करेंगे तो नेगेटिव बिहेवियर जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएँगे। लैंग्वेज को पॉजिटिव रखें और बच्चों को क्लासरूम से बाहर भी मिलें। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि टीचर जो है वो वही एक अथॉरिटी के तौर पर ही बच्चों के सामने प्रेज़ेंट हो, बल्कि व्हाइल यू आर आउट, जैसे कि पिकनिक पे जब आप लोग जाते हैं अपने टीचर्स के साथ, तो आप रियलाइज़ करते हैं कि दे आर डिफरेंट पर्सन। सो इट वाज़ इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट एंड द टीचर टू नो कि येस, वी हैव गॉट आवर ओन पर्सनैलिटीज़ व्हिच कैन बी डिफरेंट आउटसाइड द क्लासरूम। तो उससे बच्चे को ये एहसास हो जाता है कि ओके, ये इसका क्लासरूम में रोल है और इसने ऐसे ही करना है, और ये क्लासरूम से बाहर रोल है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर मौजूद है। एम्बैरेस ना कीजिए लोगों को, लोग मज़ाक करें, ह्यूमर क्लासरूम के अंदर जो है वो छोटा-मोटा मज़ाक करने से क्लास लाइवली हो जाती है, और वो जो सोए हुए बच्चे हैं वो जाग जाते हैं और वो पार्टिसिपेट करते हैं। बिब्लियोथेरेपी, नाउ दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ थेरेपी जिसमें हम बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, स्टोरी कहानियाँ सुना के बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त आप उसको नसीहतें ही करते रहें, नसीहत से ही बच्चा सीखेगा, नहीं ऐसे नहीं है, बल्कि आप उसको एक स्टोरी सुनाएँ, जिससे कि वो खुद ही डिड्यूस कर लेगा कि इस
ने करेक्टर ने कौन सी अच्छे काम किए, वो खुद से सीखेगा। बच्चा जो है वो सेंसिबल है और वो ये काम कर सकता है। क्लास मीटिंग्स करवाएं, टेक होम बडीज और येलो पेज। नो व्हाट इज येलो पेजेस? येलो पेजेस बेसिकली एक ऐसा कमर्शियल किस्म की एक बुक होती है जिसके अंदर तमाम बिजनेस के एड्रेसेस होते हैं। तो अमूमन बच्चों को ये दिया जाता है ताकि वो अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड कर सकें, सोशल नॉर्म्स को कॉन्स्टिट्यूट कर सकें, और उसके अलावा ये कि दे कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और अप्लाई कर सकें जो कि उन्होंने क्लासरूम में चीज़ें सीखी थी उनको रिलेट कर सकें। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज का जिक्र किया गया। इसके अलावा मुख्तसरन हम सेल्फ इस्टीम के बारे में भी बात कर लेते हैं। सेल्फ इस्टीम क्या चीज़ है? सेल्फ इस्टीम एक इंसान की ऐसी सलाहियत है कि जो वो अपने बारे में जानता है। आपकी सेल्फ एस्टीम ये है कि आप अपने आप को कैसा महसूस करते हो? क्या आप अपने आप को खूबसूरत महसूस करते हो? क्या आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करते हो? क्या आप अपने आप को इंटेलिजेंट महसूस करते हो? क्या आप अपने आप को स्पोर्ट्समैन महसूस करते हो? अब ये आपका अपना इमेज है। ये आपका अपना एक सेल्फ के बारे में इमेज, और ये जो ज़ाती इमेज है, ये आपने पता है कहाँ से हासिल की है? ये आपने हासिल की है दूसरे लोगों से। जब दूसरे लोगों ने कहा था यार तू बड़ी अच्छी बॉल कराता है, तो आप अपने आप को बॉलर समझना शुरू हो गए। जब दूसरे ने कहा कि आप बहुत प्यारे लग रहे हो, तो आपके अंदर एक फीलिंग आ कि यस आई एम वेरी प्रिटी। सो ये दूसरों के दिए गए इनामात हैं जिसकी वजह से आपकी सेल्फ एस्टीम जो है बनती है और सेल्फ इमेज क्रिएट होता है। फेवरेबल और अनफेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स द सेल्फ। तो ये दोनों किस्म के एटीट्यूड, बाज लोग जो हैं वो इसको पॉजिटिवली, पीपल हैव गॉट पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम, people have got negative self esteem। तो ये इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर कि बच्चों की सेल्फ esteem का रिस्पेक्ट करें। जब आप उसको ह्यूमिलिएट करेंगे इन फ्रंट ऑफ अदर्स, तो उसकी सेल्फ esteem खराब हो जाएगी, और सेल्फ esteem खराब हो जाएगी तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा बैरियर है उसको ओवरकम करना। तो अ गुड टीचर ऑलवेज इंश्योर दैट अ पॉजिटिव सेल्फ esteem इज क्रिएटेड अमंग स्टूडेंट्स। बच्चों से क्वेश्चंस कीजिए, बच्चों की सेल्फ esteem को बढ़ाइए। स्टूडेंट्स की अचीवमेंट जो है वो रिजल्ट्स में बढ़ती चली जाएगी। वो बच्चे जिनको क्लास में शाबाश मिलती है उनके अमूमन रिजल्ट्स बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। बच्चा जो है वो टीचर के साथ जितना एसोसिएट होता जाएगा उसके रिजल्ट्स बेहतर होते चले जाएंगे। लिहाजा वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अर्न सेल्फ इस्टीम, ये एक ऐसी सेल्फ इस्टीम है जो कि किसी अचीवमेंट के नतीजे में आपको हासिल होती है। लिहाजा जब आप कुछ हासिल कर लेते हो, तो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि वो बच्चे जिनकी क्लास में एक दफ़ा फर्स्ट पोजीशन आ गई, तो अमूमन उनकी बार बार पोजीशन आना शुरू हो जाती है। और वो बच्चे जो कि एक दफ़ा क्लास में रह गए, वो बार बार फिर पीछे ही रहना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी सेल्फ इस्टीम पे हरफ आ जाता है, उनकी सेल्फ इस्टीम पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, और वो अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर कि वो उनको जब रिवॉर्ड दे तब भी ऐसा सोच के रखे कि इसका असर उसकी सेल्फ एस्टीम पे होना है। और जब उसको कोई एडवाइस करनी है तो एडवाइस का भी ये तरीका होना चाहिए कि उसकी सेल्फ एस्टीम पे फ़र्क पड़ सकता है। 4 लोगों के सामने समझाने से बेहतर है कि आप उसको इंडिविजुअली समझाएँ। उसको माँ-बाप के सामने एम्बैरेस ना करें, उसको थ्रेटन ना करें, क्योंकि उसकी सेल्फ एस्टीम पे फ़र्क पड़ेगा। आप इंडिविजुअली उसको कॉल करें और उससे बात करें, दिस विल हैव अ टोटली डिफरेंट इफेक्ट ऑन द चाइल्ड। ओके, एक होती है ग्लोबल सेल्फ एस्टीम, अ जनरल सेंस ऑफ प्राइड इन oneself, नॉट नेसेसरी रियलिटी बेस्ड एवल्यूएशन या सेल्फ एस्टीम लीड्स टू अचीवमेंट। अब एक और होती है ग्लोबल, जिसको कहते हैं कि आम तौर पे मारूजी किस्म की सेल्फ एस्टीम। ये है कि आम तौर पे लोग आपको क्या समझते हैं। तो कुछ का ताल्लुक तो हो गया आपकी अचीवमेंट के साथ, आपकी पोजीशन आई थी, और कुछ जनरल है, जेनेरिक है। फॉर एग्जांपल मोहल्ले में आपकी कैसी पहचान है, ये एक जनरल और ग्लोबल किस्म की सेल्फ एस्टीम है। मोहल्ले में आपकी पहचान क्या है और टीचर के सामने आपकी पहचान क्या है, ये दो मुख्तलिफ सेल्फ एस्टीम्स हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दोनों के ऊपर एक टीचर का रोल हो सकता है और वो इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकता है। आई कंक्लूडेड हेयर, और आई वुड लाइक कि आप इसको गो थ्रू कीजिएगा तमाम स्लाइड्स को, आने वाली स्लाइड्स को। मीनवाइल आई वुड लाइक कि आप इस तरीके से सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम के बारे में थोड़े से और इन्वेस्टिगेट करें, हाउ कैन वी बिल्ड देम अप, और ज़रा सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने के लिए कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़, अगर इफ़ यू कैन फाइंड आउट एंड प्लीज़ शेयर विद अस।